Hello dear students, welcome back. So today we are going to start with our second lesson of your English syllabus 1.2 on saying please. बच्चों this lesson is written by Alfred George Gardner. ये लेसन जो है इसका जो मेन क्रक्स है, जो बेस है, वो हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में हम पोलाइटनेस से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते. हमारे पोलाइट वर्ड्स से, हमारे पोलाइट बिहेवियर से हम क्या कुछ पा नहीं सकते, हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते. क्योंकि जो वर्ल्ड है आज वो बहुत ही इम्पोलाइट और डिस्कर्टियस हो चुका है. लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी रूड हो चुके हैं. एक आसान सी बात को भी हम बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही इम्पोलाइट तरीके से करते हैं. तो ये लेसन हमें वापस से उस चीज़ को अब्राइज कराएगा कि कैसे पोलाइट होने से या कर्टियस होने से हम अपना काम कितने अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं. जो राइटर है बच्चों, ये बहुत ही फेमस राइटर है. उन्होंने अपनी लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है उसे, और उस बेसिस पे उन्होंने ये लेसन लिखा है कि एक इम्पोलाइट बिहेवियर, वो कंपेयर करवाएंगे आपको कि एक इम्पोलाइट बिहेवियर इंसान को कहाँ ले जा सकता है, और एक वही चीज़ अगर एक पोलाइट तरीके से की जाए, एक सॉफ्ट तरीके से की जाए, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से की जाए, तो वो चीज़ कितनी आसान भी हो जाती है और इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है. तो ये बहुत ही कॉमन कर्टसी वर्ड्स है जो शायद आप लोगों ने आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा. आपके जूनियर केजी, सीनियर केजी में आपके मैम ने आपको सिखाया होगा कि जब हमें कोई कुछ दे तो हमें थैंक यू बोलना है, हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें सॉरी कहना है, पोलाइट हैंडशेक करना. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है बच्चों. बट अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीज़ें ना अब भूल चुके हैं. हम ये सारी चीज़ें बहुत रेयरली यूज़ करते हैं. रादर देन दैट आवर ह्यूमन नेचर हैज़ नाउ बिकम वेरी अग्रेसिव, वेरी इम्पोलाइट, वेरी डिस्कर्टियस. हम छोटी छोटी बातों पे बहुत चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो. जैसे एक बैंक के कर्मचारी ने अगर कोई काम लेट किया तो हम उससे एग्रेसिवली बात करते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कब से यहाँ लाइन में खड़ा हूँ. कोई दुकानदार से हम सामान ले रहे हैं, अगर उसने कोई सामान में कर कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो हम उसे पोलाइटली बोलने की जगह पे उस पर भड़क जाते हैं कि पैसे लेते हो लेकिन ठीक से सामान नहीं देते हो. देखो ये जो रूड एटीट्यूड है, ये जो हमारा रूड बिहेवियर है, ये किसी और का नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान करवाता है. और अगर पोलाइट और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जब हम बात करते हैं तो हम अपने आप के साथ साथ अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. वो एक वाइब होता है, एक पॉजिटिव वाइब होता है जो हम स्प्रेड करते चलते हैं. तो ये लेसन के अंदर जो राइटर है वो हमें कंपेयर करवाते हैं कि एक इम्पोलाइट बिहेवियर, एक इम्पोलाइट एटीट्यूड से आपका क्या नुकसान होता है, और एक पोलाइट कंडक्ट से, एक पोलाइट बिहेवियर से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो. तो ये जो कॉमन कर्टसी के वर्ड्स है जैसे थैंक यू, आई एम सॉरी, polite handshake, please, excuse me, you're welcome, yes ma'am, yes sir, may I come in, pardon me, कि ये ऐसी चीज़ें ना, ये इतने पोलाइट वर्ड्स हैं जो आपका काम क्या कर सकती है, बोलो बच्चों, आसान कर सकती हैं. आप एक डिफ़िकल्ट काम भी अपना आसानी से करवा सकते हो अगर आप किसी से क्या हो, पोलाइटली बिहेव करते हो. इसके लिए कहते हैं ना, कर्टसी जो है वो एक कंटीजियस होती है. कंटीजियस मतलब अगर मैं आज आपके साथ पोलाइटली बिहेव करती हूँ, या अगर मैं आपको पोलाइटली आपसे बात करती हूँ, तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आ जाती है कि ओके, ये कितने अच्छे से बात कर रही है मुझसे, ठीक है, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आपका मूड ख़राब नहीं होगा. आप किसी और से मिलोगे तो आप उससे भी पोलाइटली बात करोगे. वरना क्या होता है, अगर मैंने आपसे झगड़ा कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप भी मुझसे झगड़ा करोगे, आप चिढ़ जाओगे. आप किसी और के साथ जब मिलोगे तो आपका मूड ख़राब है, आप उसके साथ भी ऊपर नीचे करके ऊँच नीच करके बातें करोगे, और ये चीज़ ना फैलते जाएगी ना. ऐसे ही होता है जब कभी हम घर से निकलते हैं और अगर हमारा टैक्सी वाले के साथ या रिक्शा वाले के साथ अगर थोड़ा झगड़ा हो गया, कोई चेंज से लेकर, कुछ पैसे से लेकर, तो क्या होता है, पूरा दिन मूड ख़राब होता है. फिर जब हम ऑफिस पहुंचते हैं या कॉलेज पहुंचते हैं या क्लासेस पहुंचते हैं तो वहाँ भी हमारा मूड चिड़चिड़ा होता है. हमारा फ्रेंड हमें कुछ अच्छे बताने की कोशिश करता है लेकिन हम उससे चिढ़ के जवाब देते हैं. फिर हमारा फ्रेंड भी थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अरे, इसको तो मैंने कितनी अच्छी बात कहा और ये तो मुझ पर एवं ही चिढ़ रहा है. फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है. फिर जब वो घर जाता है, उसकी मम्मी ने अगर उससे कुछ अच्छे से पूछा तो उसका मूड क्योंकि ख़राब है तो अपनी मम्मी से उल्टा जवाब देता है. अब मम्मी जो है, मम्मी बोलती है अरे मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना उसके लिए इतना अच्छा मैंने डिश बना के रखा है, ये मुझ पे ऐसे चिढ़ रहा है. तो मम्मी का मूड ख़राब हो जाता है. फिर मम्मी को अगर पापा ने कुछ कहा तो मम्मी जो है ऑलरेडी मूड ख़राब है क्योंकि आपने उनको उल्टा जवाब दिया है. पापा ने कुछ कहा तो पापा को कुछ उल्टा बोल दिया. तो देखो ये चेन कैसा फैल रहा है, आप समझ रहे हो. तो कर्टसी जो है वो कंटेजियस है. वही अगर आपने किसी के साथ पोलाइटली बात किया, उसका मूड अच्छा रहेगा, वो किसी और के साथ भी एकदम नॉर्मल और पोलाइट बात करेगा, और ये चीज़, ये चेन जो है ये चलती जाएगी. अदरवाइज़ अगर जैसे कर्टसी कंटेजियस है, वैसे इम्पोलाइटनेस, डिसकर्टसी भी क्या है, कंटेजियस है. इसके लिए कहते हैं कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट बाइज एवरीथिंग. कर्टसी से हमारा कुछ जाता नहीं है बट बहुत कुछ
मिल जाता है हमें। प्लीज़ एंड थैंक यू आर स्टिल मैजिकल वर्ड्स नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर। आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, प्लीज़ और थैंक यू ये बहुत ही मैजिकल वर्ड होते हैं। आप एक सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी लेने के बाद अगर उन्हें थैंक यू कह दो, उन्हें कितना अच्छा लगता है, और वो आपको रिटर्न में वेलकम भी कहते हैं। एक छोटे से एक छोटे औधे इंसान को, जैसे एक लिफ्टमैन है या एक टैक्सी ड्राइवर है, अगर आपने उनको भी थैंक यू अंकल या थैंक यू सर कह दिया, तो उन्हें भी बहुत रिस्पेक्टफुल फील होता है, और फिर वो लोग भी आपको उस जेस्चर के साथ भी रिप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही मैजिकल वर्ड होते हैं बच्चों। जैसे अगर आपका किसी के साथ कुछ धक्का लग गया, या अगर किसी को आपकी वजह से कुछ चोट लग गई, या आपकी वजह से कुछ, आई एम सो सॉरी, सॉरी मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दे, ये जाता कुछ नहीं है हमारा, लेकिन सामने वाला माफ़ कर देता है कि चलो कोई बात नहीं यार, होता है, धक्का तो लगता ही है, भीड़ है तो धक्का तो लगेगा ही। ना कि झगड़ा होता है, ना कि अग्रेसिव होता है या बात बढ़ती है, बट बात वहीं पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये जो वर्ड्स है थैंक यू, प्लीज़, ये बहुत ही मैजिकल वर्ड्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द राइटर। Alfred George Gardner was born on 2nd of June 1865 and he lived up to 3rd March 1946. He was an English journalist, editor and an author. He was born in Chelmsford in Essex in 1865. His pseudonym, उनका जो pseudonym था, मतलब जो पेन नेम था, वो था अल्फ़ा ऑफ द प्ला। बहुत सारे जो पोएटर्स और राइटर्स होता है उनका एक अलग pseudonym भी होता है, ठीक है, जिसको हम पेन नेम भी कहते हैं। उनका जो नाम था वो था अल्फ़ा ऑफ द प्ला, ये नाम से वो मशहूर थे। ही मेड रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ जो न्यूज़पेपर चलता था, वहाँ पर वो अपने अपने टेक्स्ट जो है देते थे। उनकी राइटिंग्स उस न्यूज़पेपर में मशहूर थी। हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। उनके जो ऐसे, उनकी जो टेक्स्ट होती है, उनकी जो नॉवेल्स थी, वो बहुत ही एलिगेंट, खूबसूरत, ग्रेसफुल और ह्यूमरस, मतलब थोड़ी कॉमेडी भी होती है उसमें। His uniqueness lies in his ability to teach basic truths of life in an easy and amusing manner. उनका जो यूनिकनेस है, उनका जो यूएसपी है, वो ये है कि वो लाइफ की जो बेसिक ट्रुथ है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो बहुत ही ईजी और बहुत ही अम्यूजिंग, मतलब हंसी मजाक करके वो आपको वो चीज़ का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरी डे लाइफ। उन्होंने अपने लाइफ में हर दिन ये जो क्वेश्चन है मोरालिटी का, मॉरल वैल्यूज़ का, हर एक दिन क्या किया है, उसे रेज़ किया है, उसे जानने की, समझाने की कोशिश की है, लोगों तक का पहुंचाने की कोशिश की कि मोरालिटी, गुड वैल्यूज़, गुड नेचर, गुड बिहेवियर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि गुड बिहेवियर आप सिर्फ अपने बड़ों के साथ करो। एक अच्छा इंसान वो है जो गुड बिहेवियर अपने छोटों के साथ करता है, अपने नीचे औधों के साथ, लोगों के साथ करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने जूनियर्स के साथ करता है। क्योंकि देखो, अपने एल्डर्स के साथ तो हम सब अच्छे ही बिहेव करेंगे, अपने स्कूल के टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स के साथ तो हम अच्छे से ही बिहेव करेंगे, बट जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे इन्फीरियर लोग हैं, जो हमसे नीचे औहदे के जो लोग हैं, उनके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, ये हमारा रियल पहचान है। ये हम रियल पहचान, जो हमारी आइडेंटिटी है, ये यहाँ से समझ में आती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that he has raised this question of morality in everyday life, and it is a very important question. इन दिस लेसन, ये जो लेसन है, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो राइटर ने पॉइंट आउट किया है कि वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में गुड मैनर्स का क्या वैल्यू है। ही एम्फोसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टसी एंड पोलाइटनेस इन डेली बिहेवियर। हमारे डेली बिहेवियर में ऐसा नहीं कि वंस इन अ वाइल, हम जब हमारा मूड अच्छा रहेगा तब हम लोग पोलाइटली बात करेंगे, ऐसा नहीं है। डेली बिहेवियर में हमारा जो कर्टियसनेस है और जो पोलाइटनेस है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। पोलाइट स्पीच, ठीक है, और स्वीट मैनर से हमारा एटमॉस्फेयर कैसे चेंज कर सकते हैं हम। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर हम पोलाइटली बात कर रहे हैं, किसी से अच्छे से बात करें, तो उसका भी दिन अच्छा जाता है। उसका दिन अच्छा गया तो वो सामने वाले के साथ, जो उसके साथ लोग मिलेंगे, उनका भी दिन अच्छा जाता है। बिकॉज कैसा है, पोलाइट कर्टसी इज़ कंटेजियस। अगर हम पोलाइटली किसी से बिहेव कर रहे हैं तो कोई और भी हमारे साथ पोलाइटली बिहेव करेगा, और ये चेन जो है वो चलता रहेगा। अगर हमने एक के साथ झगड़ा कर दिया तो हमारा भी मूड ख़राब है और सामने वाला का भी मूड ख़राब हो गया। अब जब हम अपने अपने रास्ते पे निकलेंगे तो हम जिसके भी साथ मिलेंगे, हमारा नेगेटिव वाइब्स ही निकलेगा। तो इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पोलाइट स्पीच डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, वो भी अफेक्ट होता है। हाउ डिसकर्टसी एंड इल मैनर स्पॉइल्स और पल्यूट। जो बुरा व्यवहार है, जो इल मैनर है, ये किस तरह से इन्वायरमेंट को और हमारे रिश्तों को और हमारे रिलेशंस को पल्यूट करता है, ख़राब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेसन है, ये मैंने पूरे टेक्स्ट बुक की लाइंस यूज़ की है। खाली ये है कि थोड़े इमेजेस और क्रिएटिव पिक्चर्स यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है
कि किस तरह से जो राइटर है वो हमसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बुरा व्यवहार कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और एक अच्छा व्यवहार कैसे रिश्ते बना सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन सेइंग प्लीज़, लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। ये जो लेसन है ये एक लिफ्टमैन से शुरू होता है, एक लिफ्टमैन की स्टोरी से शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। इन अ सिटी ऑफिस अ यंग लिफ्टमैन थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट वन मॉर्निंग एंड वॉज लेटर फाइंड फॉर द ऑफेंस बिकॉज ही वॉज अनडाउटेडली रॉन्ग। ये लेसन जो है बच्चों, ये एक लिफ्टमैन की स्टोरी से राइटर शुरू करते हैं कि एक सिटी ऑफिस में, यानी सिटी ऑफिस मतलब एक अर्बन एरिया में, एक जो सिटी में ऑफिस जो है वहाँ का जो लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर जो लिफ्टमैन है उसने क्या किया, एक दिन अपने लिफ्ट के अंदर आने से एक पैसेंजर को रोक दिया। सिर्फ रोका नहीं बल्कि उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और इस हरकत की वजह से उसे ऑब्वियसली वो उस लिफ्टमैन को उसका भुगतान भी भरना पड़ा, उसे फ़ाइन किया गया अपनी गलत काम की वजह से, क्योंकि उसने एक पैसेंजर को धक्के मार के बाहर निकाला। ऑब्वियसली बिकॉज उसका ये कंडक्ट रॉन्ग था तो उसको उसकी सज़ा भी मिली, उसको फ़ाइन पे करना पड़ा, अपनी गलती का जुर्माना पे करना पड़ा। अब क्यों उसने उसको धक्के मार के बाहर निकाला? लेट अस अंडरस्टैंड। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़। द कंप्लेनेंट एंटर्ड द लिफ्ट एंड सेड टॉप। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़, and when this concession was refused, the liftman hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. अब ये जो बातें थी, ये जो लिफ्ट से बाहर ढकेल के बाहर रखना था, वो इसलिए था कि एक प्लीज़ का सवाल था कि जब लिफ्टमैन अपने लिफ्ट में बैठा था और एक पैसेंजर आया और पैसेंजर ने कहा टॉप, मतलब ऊपर जाना है, सिर्फ उसने कहा टॉप। लिफ्टमैन ने डिमांड किया कि कहो टॉप प्लीज़, मतलब अच्छे से बात करो, इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो टॉप करके, अच्छे से बात करो, कहो टॉप प्लीज़। अब ये जो था, ये डिस्कशन इतना बढ़ गया कि मैं क्यों कहूँ टॉप प्लीज़, चुपचाप से लेकर चल मुझे ऊपर। और ये गुस्से में उस लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को क्या किया, हर्ल्ड कर दिया, मतलब धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर लिखा है दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार, मतलब ये कुछ ज़्यादा हो गया था। ठीक है, वो लिफ्टमैन खाली ये डिमांड कर रहा था कि उसे थोड़ा रिक्वेस्ट के साथ बात करो, उससे थोड़ा इज़्ज़त के साथ पेश आओ, बट वो आदमी उस इज़्ज़त उसे नहीं देना था, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि वो चीज़ वो कहे, तो उसने मना कर दिया। और उसने मना करा तो लिफ्टमैन ने उसे क्या किया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये कुछ ज़्यादा हो गया था। दिस वॉज ऑफ कोर्स कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार, मतलब ये उसका जो कमेंट था, जो उसने कहा कि मैं ये टॉप प्लीज़ नहीं कहूँगा, और इसका जो मैनर था कि उसने धक्के मार के निकाला, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इट वॉज टू फार। अब आगे राइटर कहते हैं डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर असॉल्ट एंड बैटरी। डिसकर्टसी जो है वो कहते हैं लीगल ऑफेंस नहीं है, मतलब कानूनी जुर्म नहीं है कि अगर कोई आपसे इम्पोलाइटली बिहेव कर रहा है तो आप पुलिस में जाके उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हो, उसको जेल नहीं भेज सकते हो। इट्स नॉट अ लीगल ऑफेंस। व्हाट इज़ डिसकर्टसी? रूड होना, इम्पोलाइट बिहेवियर, इल मैनर्ड, बदतमीज़ी करना, डिसरिस्पेक्टफुल, अनसिविल होना, ठीक है, जोर से चिल्ला के आपसे बात करना, या फिर बहुत अब्यूज़िव तरीके से बात करना, या रूड होके बात करना, या गुस्से से देखना, है ना, ये सब होता है डिसकर्टसी। ये लीगल ऑफेंस नहीं है बच्चों, ये कानूनी जुर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इसका डिसकर्टसी क्योंकि कानूनी जुर्म नहीं है तो इसको हम अपने हाथ में लेके हम जो है असॉल्ट और बैटरी, मतलब किसी को मार धाड़ सकते हैं कि अगर किसी ने हमसे बदतमीज़ी किया तो हम उसे क्या करेंगे, चाटा लगा देंगे या उसे मारेंगे, या असॉल्ट और बैटरी करेंगे। असॉल्ट का मतलब होता है वॉयलेंस, ठीक है, यानी डराएंगे, धमकाएंगे, या फिर बैटरी का मतलब होता है फिज़िकल हार्म, कि एक्चुअल में किसी को मारना। देखो असॉल्ट और बैटरी में ये फ़र्क है कि असॉल्ट डराना होता है कि मैं मारूंगा, और बैटरी मार दिया, मतलब एक थप्पड़ दे दिया, तो उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आप याद रखना। तो राइटर कहते हैं कि डिसकर्टसी जो है वो एक लीगल ऑफेंस तो बिल्कुल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि अब ये जुर्म नहीं है तो डिसकर्टसी को मैं अभी, क्योंकि अगर कोई मुझसे रूड बिहेव कर रहा है, जैसे अगर मैं टिकट विंडो के पास खड़ी हूँ और टिकट विंडो के जो मैनेजर है या जो टिकट देने वाला इंसान है वो मुझसे अगर रूड बिहेव करता है कि अरे क्या है, छुट्टा लेकर नहीं आया है, छुट्टा लेकर आना चाहिए था, आपको समझ में नहीं आता, तो मैं, क्योंकि मुझे पता है डिसकर्टसी एक लीगल ऑफेंस नहीं है, तो मैं अब उसको क्या कर रही हूँ, गाली गलौज करके उसको मार रही हूँ, उसको पीट रही हूँ, या समथिंग लाइक दैट,
तो ये जो कह रहे हैं राइटर, ये कहता है कि डिसकर्टसी एक कानूनी जुर्म तो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस वजह से आप असॉल्ट या बैटरी एक्सरसाइज करो कि सामने वाले को आप मारो. There is no punishment for being discourteous in the eyes of law, but at the same time, it doesn't mean that if somebody is being rude or impolite with you, you go on hitting and beating them. ऑब्वियस सी बात है कि डिसकर्टसी एक कानूनी जुर्म नहीं है, इसका लॉ में कोई उल्लख या फिर मेंशन नहीं है कि अगर आप डिसकर्टियस होते, जैसे अगर आप चोरी करते हो तो ऑब्वियसली आपको सज़ा है, अगर आप कोई जुर्म करते हो, डकैती करते हो तो उसकी सज़ा है, अगर आप कोई वुमेन की मॉडेस्टी को हर्ट करते हो, ईव टीजिंग करते हो तो उसकी भी सज़ा है. हर जुर्म की एक सज़ा है ना, मर्डर की एक सज़ा है. तो वैसे ही लॉ राइटर कहते हैं डिसकर्टसी की कोई सज़ा नहीं है, कोई कानूनी जुर्म नहीं, क्योंकि लॉ इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे अगर रूड या इम्पोलाइट बिहेव कर रहा है तो कानून को आप अपने हाथ में लेके उसे पीटोगे और उसे मार के उसको उसका सबक सिखाओगे, बिल्कुल नहीं. ठीक है, आगे देखते हैं. हावेवर इफ़ अ बगलर, अब यहाँ पर राइटर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बता रहे हैं कि क्या चीज़ों के लिए आप एक्शन ले सकते हो. जैसे डिसकर्ट, कोई अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते, लेकिन हावेवर इफ़ अ बगलर मतलब एक रॉबर, एक चोर अगर आपके घर में घुसता है टू रॉब, और इफ़ समवन फिजिकली असॉल्ट, अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, फिजिकली असॉल्ट कर रहा है, तो यहाँ लॉ आपको ये परमिशन देता है, परमिट्स यू टू रिटालिएट, आपको हिट बैक यानी जवाब देने का, रिटालिएट करने का पूरा परमिशन देता है. कोई अगर चोर अगर हमारे घर में चोरी के लिए आ रहा है तो हम अपनी चीज़ों को, अपनी रक्षा, अपनी प्रोटेक्शन और अपनी चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए हम उस चोर को पकड़ के क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं. इतना नहीं मारना है कि उसकी मौत हो जाए, बल्कि इतना मारना है कि हम अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जान की रक्षा कर सकें. उसके बाद उसको पकड़ के हमें पुलिस के हवाले करना है. या कोई अजालियंट है, जैसे हम चल रहे हैं और अचानक से कोई आके अगर हमें मार रहा है तो हम अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लॉ कहता है आप किसी पर्सन को मार सकते हो, बट इतना नहीं मारना है कि उसकी जान निकल जाए, इतना मारो कि आप अपने आप को बचा सको. ठीक है, because the burglar and the assailant have broken few commands of law and in order to protect yourself and your property you shall be acquitted. इसके लिए कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस में लॉ है. ठीक है, आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में ये लॉ है कि अगर सेल्फ डिफेंस में अगर आपने किसी का खून भी कर दिया तो आप अक्विट हो जाओगे. अक्विट का मतलब बाइज्जत बरी हो जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को बचाने के लिए वो चीज़ किया है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मार सकते हो. आप अपने आप को बचाने तक का फोर्स किसी सामने वाले पे इस्तेमाल कर सकते हो. लॉ आपको उस चीज़ की परमिशन देता है. तो अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है आधी रात को, जो मेरे सामान चोरी कर रहा है, अब उसकी वजह से हो सकता है मेरी जान को भी खतरा है, तो मैंने डंडे से उस चोर को क्या किया, मारा, पीटा, जिसकी वजह से चोर को चोर के सर पे चोट आ गई. तो क्या मुझे सज़ा होगी कि मैंने उसको हार्म किया, मैंने उसको मारा? नहीं, क्योंकि लॉ मुझे खुद कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर कोई आप पे हमला कर रहा है तो आपके पास पूरा राइट्स है कि आप उनको क्या कर सकते हो, रिटालिएट कर सकते हो, और कानून आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल सज़ा नहीं देगा बल्कि बाइज्जत बरी कर देगा. बट लॉ मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई मुझसे बदतमीज़ी करे तो मैं जाके उसे चमाट मारूं, या कोई मुझसे इल मैनर्डली बिहेव करे या बूरिश तरीके से बिहेव करे, रूड तरीके से बिहेव करे, तो मैं उससे जाके सबक सिखाऊं, या उसको मैं जाके पीटूं, या उसको हिट करूं, या उसको मैं बीट करूं. इस चीज़ की इजाज़त लॉ नहीं देता, क्योंकि लॉ चोरी को रिकग्नाइज़ करता है, अजालियंट को रिकग्नाइज़ करता है, बट डिसकर्टसी को रिकग्नाइज़ नहीं करता. बट नो लीगल सिस्टम कुड लेजिस्लेट against bad manners or sanction the use of violence against bad manners. Law bad manners के against में अलाउ नहीं करता कि आप किसी को मारो या पीटो. हाँ, चोरी और अगर ऐसी कुछ चीज़ हो रही है जहाँ आपके लाइफ को खतरा है तो बात अलग है, बट लॉ क्योंकि डिसकर्टसी को अलाउ नहीं करता या रिकग्नाइज़ नहीं करता, इसलिए वो आपको अलाउ ये भी नहीं करेगा कि कोई आपसे रूड बिहेव कर रहा है तो आप जाके उसको चाटा मारो. वरना क्या होगा, आगे हम देखेंगे कि अगर लॉ ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया तो क्या होगा. दो आर सिंपैथी इज़ विद द लिफ्टमैन बट द लॉ इज़ रीज़नेबल. हमारा सिंपैथी पूरा लिफ्टमैन की तरफ है कि बेचारे ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि टॉप प्लीज़ कहो, और उसकी बात को काट दिया गया और उसे इनफैक्ट उसको अपने किए पे सज़ा भी मिली, उसको कॉम्पेंसेशन भी भरना पड़ा कि आप एक पैसेंजर को कैसे इस तरह से निकाल सकते हो. हमारी सिंपैथी, हमारी सहानुभूति पूरा उस लिफ्टमैन की तरफ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लॉ जो है वो अपने एंड पे सही भी है. जस्ट इमेजिन करो
कि आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर आया कि मिस एक चोर जब आता है और मेरी घर में चोरी करता है तो मैं उसको अपने आप को बचाने के लिए आई कैन हिट हिम, ठीक है, कोई अगर मुझे मार रहा है तो मैं उसे मार सकती हूँ, तो कोई अगर मुझे बेइज्जत कर रहा है, कोई मुझसे रूड बात कर रहा है, तो वो तो मेरे ईगो को हर्ट हो रहा है, मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है, तो मैं उसे क्यों नहीं कुछ रिटालिएट कर सकती हूँ। तो सोचो बच्चों, अगर लॉ ने वॉयलेंस परमिट कर दिया बैड मैनर्स के अगेंस्ट में कि आप मार सकते हो, कोई अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो आप मार सकते हो, तो क्या होगा मालूम है? तो फिर जो लोग हैं वो एक दूसरे को सिर्फ मारते ही रहेंगे। किस लिए मारेंगे? क्योंकि उनको उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, मुझे उसका आई मूवमेंट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे मार दिया। मुझे उसका आवाज़ का टोन अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे हिट कर दिया। मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने उसको एक चपेट लगा दिया, एक चाटा लगा दिया। तो यही होगा कि पीपल वुड बॉक्स अदर्स ईयर्स बिकॉज दे डिडंट लाइक अदर्स बिहेवियर. They would beat others simply because they didn't like their tone or their voice. They would punch others because they didn't like the scowl on their face. Scowl मतलब फ्राउन, उनके चेहरे की जो शिकन थी वो पसंद नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसे देख रहा है वो घूर के मुझे, मैंने मार दिया उसे. फिस्ट्स वुड नेवर बी आइडल. जो हमारी मुट्ठी है, जो हमारा जो फिस्ट है, वो कभी शांत खाली नहीं रहेगा, हम किसी ना किसी को पंच करते ही रहेंगे. गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड. जो सिटी की जो गटर्स है, पानी और गंदगी की जगह पे खून की नदियाँ बहने लगेगी, क्योंकि लोग धाड़ धूड़ एक दूसरे को मारते ही रहेंगे कि मुझे कभी रिक्शे वाले का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, टैक्सी वाले भैया का मुझे आवाज़ अच्छी नहीं लगी, बस वाले कंडक्टर का मुझे टोन अच्छा नहीं लगा, तो मैं सबको मारते ही चल रही हूँ. तो ये होता रहेगा अगर लॉ ने बैड मैनर्स को क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया, अगर आगे कर दिया. तो अगर आपको अलाउ कर दिया कि आप बैड मैनर्स के अगेंस्ट में रिटालिएट कर सकते हो, तो ये सिचुएशन हो जाएगी. इसलिए लॉ इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता है बच्चों. लॉ डजंट कंपेल एनीबडी टू से प्लीज़, थैंक यू और अट्यून योर वॉइस, जस्ट लाइक द लॉ डजंट टेल यू टू ग्रो और वैक्स योर मुस्टैश और डाई योर हेयर और वेयर रिंगलेट्स डाउन योर बैक. लॉ आपको कंपेल नहीं करता, किसी को भी कंपेल नहीं करता प्लीज़ और थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज़ है, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है. आपको करना है तो करो. लॉ कंपेल नहीं कर रहा है. जैसे लॉ कुछ चीज़ के लिए कंपेल करता है कि कंपलसरी है दैट यू कैन नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर किया तो फिर फाइन्स एंड पेनल्टी है. यू कैन नॉट गो इनटू समवन एल्सेज हाउस विदाउट देयर परमिशन, अगर आप गए तो ट्रेसपास है. यू कैन नॉट टेक एनीबडीज़ आर्टिकल विदाउट देयर परमिशन, बिकॉज अगर आपने वो किया तो वो चोरी है. तो लॉ ये चीज़ों को कंपेल करता है कि आपने नहीं करना है. लेकिन लॉ आपको थैंक यू या प्लीज़ बोलने के लिए कंपेल नहीं करता. उसी तरह जिस तरह से लॉ आपको ये नहीं कहता कि आपको आपकी दाढ़ी बढ़ानी है या कटानी है, आपको आपके कलर को डाई कराना है या नहीं कराना है, आपको रिंगलेट्स यानी कर्ल्स पहनने हैं, अपने बालों के अंदर जो रिंगलेट्स है वो पहनने, वो लगाने हैं, वो करने हैं तो करो, बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको वो करना है तो करो. तो जैसे लॉ आपको ये सारी चीज़ों के लिए कंपेल नहीं करता, उसी तरह से लॉ आपको सोशल मैनर्स के लिए भी कंपेल नहीं करता है. The law doesn't recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. ऑब्वियस सी बात है, जब कोई हमसे बदतमीज़ी करता है तो जो चोट लगती है वो दिखाई नहीं देती, बट वो डीप कट होता है, वो बहुत ही गहरी चोट होती है जो हमारे दिल और दिमाग दोनों जगह पे लगती है. लेकिन लॉ जो है उस डीप कट को रिकग्नाइज़ नहीं करता. हाँ, अगर रियल में अगर आपका खून बहा है और चोट लगी है तो लॉ उसको कंसिडर करेगा. किसी ने अगर आपको मारा है तो वो कंसिडर किया जाएगा. लेकिन अगर बदतमीज़ी की वजह से अगर आपके दिल पे अगर जो चोट और कट लगा है, लॉ उस फीलिंग को कंसिडर नहीं करता है. देर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस. इंटेलेक्चुअल और मॉरल डैमेजेस के लिए कोई अलावेंस, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है. जैसे अगर किसी ने किसी की घर में चोरी कर ली, या अगर किसी को पीटा या मारा, या किसी के घर की चीज़ चुरा ली, या अगर मेरे घर में कोई मेरे बिना परमिशन के घुस के आ रहा है, तो ये सब चीज़ों का कॉम्पेंसेशन है, ये सब चीज़ों का भुगतान, अलावेंसेस लॉ की तरफ से मुझे मिलेगा. कि घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, कोई और घुस के आ रहा है, ट्रेसपासिंग है ना, चीज़ मेरी है, कोई और उसे लेकर चला गया, तो थेफ्ट चोरी. तो ये सब चीज़ों के लिए लॉ मुझे कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा जिसने अगर मेरे साथ बुरा किया है तो. लेकिन मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेजेस के लिए लॉ डजंट अलाउ एनी अलावेंसेस. मॉरल डैमेजेस मतलब यही, किसी ने मुझे
ठीक से बात नहीं किया, इम्पोलाइटली बिहेव किया, इंटेलेक्चुअल डैमेज, तो जो मेरे दिमाग पे गहरा असर हुआ है, किसी ने रूड बिहेव होता है ना कि कोई हमसे बदतमीज़ी से बिहेव करता है, कोई गाली गलौज किसी ने कर दिया या कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर लिया, वो चोट गहरी चोट होती है जो बहुत टाइम तक हमारे दिलों और दिमागों में रहती है। तो लॉ कहता है उस चीज़ का भुगतान लॉ नहीं देता। दैट इज़ वाई आई मे बी अनसिविल एज आई मे प्लीज़, आई मे बी हॉटी और बूरिश। लॉ कहता है कि हो सकता है मैं कितनी भी बदतमीज़ हूँ, अनसिविल हूँ, ओके, हॉटी हूँ, हॉटी मतलब प्राउडी, एरोगेंट हूँ, या बूरिश हूँ, बूरिश मतलब रूड, इल मैनर्ड हूँ, बट द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंस। मैं अगर बदतमीज़ी कर रही हूँ और किसी ने अगर मुझे मारा मेरी बदतमीज़ी की वजह से, तो लॉ किसे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे या सामने वाले को? ऑफ कोर्स मुझे। तो यही तो है ना, मैं कितनी भी बदतमीज़ हूँ, मैं कितनी भी बुरी हूँ, मैं कितनी भी रूड या इल मैनर्ड हूँ या एरोगेंटली बिहेव करूँगी, अगर आपने मुझ पे हाथ उठाया या अगर आपने मुझे हर्ट किया अपने हाथों से या किसी स्टिक से या कोई भी वेपन से, लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। आप वहाँ कोर्ट में ये डिफेंस नहीं ले पाओगे कि इसने बदतमीज़ी शुरू की थी। हाँ, इसने बदतमीज़ी शुरू की थी, बट बदतमीज़ी की कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आपने मारा उसे, आपने उसे स्टिक से मारा, वो जुर्म था, वो आपने नहीं करना चाहिए था। अब आपको उसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। यानी कितना भी एक बदतमीज़ इंसान हो, कितना भी एक प्राउड और एरोगेंट या बूरिश इंसान हो, एटीट्यूड वाला, इल मैनर्ड वाला इंसान हो, लॉ उसे प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई इस पर हमला, वॉयलेंट, अग्रेसिव रिटालिएशन करेगा तो, और उसकी कोई पेनल्टी भी नहीं होगी। मतलब मेरे इल मैनर्ड की वजह से, मेरे बुरे व्यवहार पे मुझे कोई भुगतान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली दैट सच पर्सन विल बी लेबल्ड बाय द पीपल एज इल मैनर्ड फेलो। खाली यही होगा कि ऐसे इंसान को लोग जो है एक टैग दे देते हैं कि ये तो बदतमीज़ इंसान है, बस। इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस सोसाइटी आप पे नाम रख देगी कि ये तो बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ही इल मैनर्ड है, बहुत ही अनसिविल इंसान है। इसके अलावा और कोई सज़ा आपको नहीं होती है जो बदतमीज़ इंसान होते हैं उनको। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स वन गेट्स हर्ट व्हेन समवन इज़ इम्पोलाइट, देयरफॉर डैमेजेस आर नॉट नेग्लिजिबल। ये बात सच है, राइटर कहता है ये तो बात सच है कि एक इंसान जो है वो हर्ट ज़रूर हो जाता है अगर कोई हमसे इम्पोलाइटली बात करे, तो हमें हमारा दिल दुखता है, ठीक है, और दिमाग में वो बातें उनकी हमेशा रहती हैं। देयरफॉर जो डैमेजेस है, डैमेजेस मतलब जो भुगतान है, जो कॉम्पेंसेशन है, वो नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो है। द लिफ्टमैन वॉज एक्चुअली हर्ट एज ही रिगार्डेड इट एज अ स्लर बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टैंडिंग than he would have been if he had a kick on his shin for which he could have got legal redress। बच्चों जो लिफ्टमैन था वो एक्चुअली हर्ट हुआ था बिकॉज उसे लगा कि मुझे प्लीज़ इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि मेरा औहदा जो है वो कम है। ये जो इंसल्ट मेरे साथ की जा रही है, अगर आपका कोई बॉस होता तो आपने प्लीज़ उनसे कहा होता ना, लेकिन मेरा औहदा सोसाइटी में ऐसा है कि मैं एक लिफ्टमैन हूँ, एक गरीब सा, एक बेचारा सा लिफ्टमैन हूँ, तो आप मुझे इज्जत से बात नहीं कर रहे हो। उसके लिए एक स्लर था, मतलब एक इंसल्ट उसे फील हुआ। इनफैक्ट ये इंसल्ट इतना ज़्यादा उसे हर्ट हुआ कि अगर उसे किक ऑन हिज शिन, मतलब अगर उसके नी में, उसके घुटनों में अगर किसी ने पंच या अगर लात मारी होती तो शायद उसे इतना दुख और इतना दर्द नहीं होता जितना उसे तब दर्द हुआ जब उसको किसी ने बेइज्जती तरीके से या रूड तरीके से कहा टॉप, और उसकी रिक्वेस्ट जो उसकी डिमांड थी कि प्लीज़ कहो, वो पूरा नहीं किया। राइटर कहते हैं कि वो दर्द कम होता अगर किसी ने एक्चुअली घुटने पे मारा होता, शिन पे मारा होता, तो शायद वो दर्द कम होता, क्योंकि उसने किसी के अगेंस्ट में लीगल एड्रेस या फिर लॉ में जाके या फिर कानून या पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराई होती कि इस पर्सन ने मुझे क्या किया है, घुटने पे मारा है, इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है। बट क्योंकि अभी बेइज्जत कर दिया, तो बेइज्जती के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसे वो चीज़ को अपने अंदर ही समा के रखना पड़ेगा। तो इसलिए उसे और भी ज़्यादा क्या हुआ, इंसल्ट फील हुआ कि जस्ट बिकॉज मैं एक माइनर, एक कम ओहदे का इंसान हूँ, जस्ट एक लिफ्टमैन हूँ, तो मुझसे कोई भी ठीक से या रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहा है। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन सून पासिस अवे, बट द पेन ऑफ अ वुंड टू सेल्फ रिस्पेक्ट और वैनिटी में पॉइजन आवर होल डे। राइटर बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो पैरों पे अगर किसी ने हमें मारा, शिन पे अगर हमें मारा है, वो दर्द ना 1-1.5 घंटे के बाद तो फिर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, हमारे इज़्ज़त पे, हमारी प्राइड पे, हमारे ईगो पे
अगर किसी ने कुछ किया है, या किसी ने अगर कुछ इल्ज़ाम लगाया है, या किसी ने कुछ अगर बुरा बोला है, तो वो जो दर्द है ना, वो जो एहसास है, वो हमारे पूरे दिन भर रहता है कि उसने मुझसे गाली से बात किया, उसने मुझसे बदतमीज़ी से बात किया, उसने मुझे बेवकूफ़ कहा, उसने मुझसे पागल कहा, सबके सामने उसने मुझसे कहा कि तू कितना बेवकूफ़ इंसान है। तो ये जो चीज़ है ना, ये दिन भर काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है, बिल्कुल एक पॉइज़न जैसा, एक जहर जैसा ना दिमाग में बैठी रहती है कि इतने सबके सामने उसने मुझसे क्या कह दिया, पागल कह दिया, सबके सामने टीचर ने, मैम ने मुझे बेवकूफ़ इंसान कह दिया। ये जो चीज़ है ना, मारने से ज़्यादा दर्द करती है। एक स्केल से अगर आप एक बच्चे को मार दो, शायद वो दर्द से 1-2 घंटे के बाद उसे राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर पूरी भरी महफिल, भरी क्लास के सामने अगर किसी बच्चे को मैंने ये कह दिया कि तू तो बेवकूफ़ इंसान है, तो वो जो चोट है, वो जो एहसास है, वो उसके दिन भर और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक का क्या होगा, रहेगा। कैसा होता है कि ये जो एहसास जब आपके दिमाग में रहता है, तो ये पॉइज़न जैसा आपके दिमाग में घुलता है, और उस वजह से क्या होता है, देखो, इफ़ द लिफ्ट मैन डिड नॉट थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, अगर उसने रिएक्ट नहीं किया होता, ठीक है, एक लिफ्ट मैन है, उसने ये सोचा होता कि जाने दो, मैं टॉप प्लीज़ कह रहा हूँ कहने, वो टॉप प्लीज़ नहीं कह रहा है, तो अगर लिफ्ट मैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर नहीं किया होता, तो क्या होता, तो थॉट ऑफ इंसल्ट वुड बी ब्रूडिंग इन हिज माइंड ऑल डे, उसके दिमाग में वो बेइज्जती वाला जो थॉट है, वो उसके दिमाग में पूरा दिन घूमते रहता। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपके साथ कोई बेइज्जती करता है, तो आप चुप करके सुन लेते हो, और फिर पूरे दिन आप उस चीज़ को सोचते हो कि अरे यार, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, काश मैंने उसको ये जवाब दे दिया होता, काश मैंने उसको ये रिप्लाई दे दिया होता, काश मैंने उसको इस तरह से बराबर से बोल के ख़त्म कर दिया होता, सुना दिया, मैंने भी उसको सुना दिया होता। तो लिफ्टमैन जो है, अगर वैसे तो उसने थ्रो कर दिया अपने गुस्से, अपना इंसल्ट का बदला ले लिया उसने। इंसल्ट क्या थी कि उसने प्लीज़ नहीं बोला, बदला क्या था कि उसने उसको धक्के मार के लिफ्ट से निकाल दिया, बदला ले लिया। लेकिन अगर नहीं लिया होता तो क्या होता, पूरा दिन उसके दिमाग में वो इंसल्ट घूमते रहती, और फिर क्या होता, घर जाके ये गुस्सा, ये एंगर वो किस पे निकालता, अपनी वाइफ पे निकालता। इट इज़ द वे ऑफ रिसॉर्टिंग हिज इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाने का तरीका यही होता है ना। हमें किसी पे गुस्सा आता है, आप उससे रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ दिमाग में घूमते रहती, और इतनी नेगेटिविटी आप सोचते हो कि अरे काश मैंने उसको रिप्लाई कर दिया होता, काश मैंने उसको जवाब दे दिया होता, काश उसकी बदतमीज़ों को मैंने सही से बोल दिया होता। अब क्या होता है, आप दिन भर उस चीज़ को इतना सोच रहे हो कि आपके दिमाग में इतनी नेगेटिव आ गई है कि अब आप अपना गुस्सा जो है वो किसी और पे निकाल रहे हो। तो अगर लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को निकाला नहीं होता, तो दिमाग में उसके वही चीज़ चलती होती, और अपना गुस्सा शांत करने के लिए, एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए घर जाके वो किस पे चिढ़ता, अपनी वाइफ पे चिढ़ता। तो ये चीज़ हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं राइटर दैट देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर कैचिंग, कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, और वो क्या होती है मालूम है, बैड टेम्पर और बैड मैनर। कि अगर कोई मुझसे बैड टेम्पर मतलब बैड टोन में और बैड मैनर, बदतमीज़ी से बात कर रहा है ना, तो मुझे बुरा लगेगा। अब वो बुरा लगने के बाद शायद मैं उससे जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं किसी और को जाके अपना भड़ास निकालूंगी, अपना बुरा बिहेवियर का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो पूरा करूँगी। जैसे अगर स्कूल में या कॉलेज में टीचर ने हमें चिल्लाया, हम टीचर को जवाब नहीं दे पाए, अब घर जाने के बाद हमारा मूड, पूरा रास्ते हम वही सोचते जा रहे कि टीचर ने मुझे बेवकूफ़ कह दिया सबके सामने, स्टूपिड कह दिया सबके सामने। अब पूरे दिमाग में वही चल रहा है। घर पे जाने के बाद हमारे छोटे भाई या छोटी बहन ने कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, हमने पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया, अरे क्या तेरे को समझ में नहीं आता, इतनी सी बात है, इतनी सी चीज़ है। तो ये चीज़ होता है, ये बैड मैनर्स और बैड टेम्पर है ना, अट्रैक्टिव होते हैं, कैचिंग होते हैं, कि किसी ने हमारे साथ वो चीज़ किया तो हम किसी और के साथ करते हैं। फिर जिसके साथ हमने किया, अब छोटे भाई बहन, उनका मूड ऑफ हो गया है, वो चिढ़ गए कि अरे दीदी या भैया को मैंने इतने अच्छे से ये चीज़ पूछा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, तब उनका मूड ख़राब हो गया, उन्होंने ये बदतमीज़ी शायद अपनी मम्मी या अपने पापा के साथ कर दिया। तो ये चीज़ होती है बच्चों, कुछ चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, और वो अट्रैक्टिव चीज़ों में दो चीज़ क्या है, बैड मैनर और बैड टेम्पर। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है राइटर ने, कैसे सर एंटनी एब्सोल्यूट ने बुली किया कैप्टन एब्सोल्यूट को, मतलब सर एंटनी ने कैप्टन एब्सोल्यूट को बुली किया, मतलब तंग किया और उससे बदतमीज़ी की। अब कैप्टन एब्सोल्यूट ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनके सीनियर थे वो सर एंटनी। तो कैप्टन एब्सोल्यूट चिढ़ के गए और फैग को बुली किया। देखो सेकंड पॉइंट, कैप्टन एब्सोल्यूट बुलीड फैग, फैग को जाके उन्होंने अपना पूरा गुस्सा क्या किया, निकाल दिया। फैग क्योंकि उन्होंने कैप्टन एब्सोल्यूट को कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो उनसे बड़े थे,
अब उन्होंने क्या किया, अपना गुस्सा जाके एक पेज बॉय को निकाल दिया। फैग वेंट डाउन एंड किक्ड द पेज बॉय। तो यही चीज़ होती है, जब आप पे कोई गुस्सा करता है तो इस तरीके से राइटर हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ कैचिंग होती है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को लग जाती है कि एक इंसान ने किसी इंसान के साथ कुछ बुरा बिहेव किया, बैड मैनर से, बैड रूड मैनर से बिहेव किया, तो हो सकता है तभी वो कुछ बोले नहीं, उसको रिप्लाई नहीं करे, लेकिन वो सामने किसी और से जब मिलेगा तो वो उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करेगा। वो दूसरा तीसरे से मिलेगा तो तीसरा के साथ वैसा बिहेव करेगा, तीसरा चौथे से मिलेगा तो वो चौथे के साथ वैसा बिहेव करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इट मे हैव बीन सो, एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती थी। यहाँ पर जो राइटर है वो पॉसिबिलिटी बता रहे कि हो सकता है ऐसा होगा कि एक हाउसमेड, एक काम करने वाली, जो घर में जो काम करने वाली, जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, ठीक है, हाउसमेड ने हो सकता है घर की जो मुखिया, घर की जो लेडी है, उसे आंसर बैक किया होगा। आंसर बैक मतलब कुछ मालकिन ने कुछ डिमांड किया होगा, नौकरानी ने जो कुछ आंसर बैक कर दिया होगा, हाउसमेड ने कुछ आंसर बैक कर दिया होगा। अब इस वजह से जो हाउस ऑफ द लेडी है वो चिढ़ गई होगी, और चिढ़ने पे उसने क्या किया, नाश्ते के टाइम पे सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पे निकाल दिया। ड्यू टू विच द लेडी हैड बीन इंसोलेंट विद हर हस्बैंड एट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पे बदतमीज़ी से अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दिया, अच्छे से बात नहीं किया उससे। अब हस्बैंड चिड़चिड़ा होके घर ऑफिस पहुंचा। एज द हस्बैंड वॉज हैंडपेक्ड मतलब क्रिटिसाइज्ड, इतना कुछ उसकी वाइफ ने उसको बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि उसकी मेड ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो वाइफ ने हस्बैंड के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। मूड ख़राब हो गया हस्बैंड का। हस्बैंड ऑफिस गया। ऑफिस पे जब गया तो उसने देखा कि कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग विश नहीं कर रहा है, तो और भी ज़्यादा चिढ़ गया वो। और हो सकता है फिर जब उसने लिफ्ट ली होगी, ओके, तो लिफ्ट में जब उसने इतना सुबह से बेचारा सुनते आ रहा है, क्रिटिसाइज्ड होते आ रहा है, रूड मैनर से इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया है कि घर पे भी वाइफ ने किट किया, ऑफिस आने के बाद भी कोई विश नहीं कर रहा है, कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा है, तो उसने उस एग्रेशन में आके उस लिफ्टमैन का कहा टॉप। अब लिफ्टमैन यहाँ पर आके चढ़ गया कि टॉप प्लीज़ कहो, और इस वजह से ये जो है सिलसिला हो गया होगा। यानी ये जो बिहेवियर है, यहाँ राइटर हमें ये समझा रहे हैं कि जो बिहेवियर है हमारा, ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं होता है, ठीक है। ये हो सकता है कि दिन में ऐसी कितनी सारी ऐसी चीज़ हुई होगी उस आदमी के साथ जिसने टॉप प्लीज़ नहीं कहा, जिस वजह से उसका भी मूड ख़राब होगा, और उसने लिफ्टमैन की जो छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ कहो, उसे पूरा नहीं किया। कि मेरा खुद का मूड ख़राब है, सुबह से मैं खुद सुनते आ रहा हूँ मेरी बीवी की और मेरे एम्प्लॉयज़ जो मुझे ग्रीट नहीं कर रहे हैं, मुझे विश नहीं कर रहे हैं, अब तू अकेले आके मेरे को डिमांड कर रहा है कि टॉप प्लीज़ कहो, तो मैं नहीं करता। ऑलरेडी उसका मूड कहीं और से ख़राब था, किसी और ने ऑलरेडी उसके साथ इल मैनर्ड बिहेव किया था, कि अब जाके ये एक लिफ्टमैन है वो मुझसे कह रहा है कि प्लीज़ कहो, तो वो कैसे कह दें। तो यानी ये जो है ये चेन है बच्चों, जो होती है कि अगर आप किसी के साथ इल बिहेव करते हो तो वो प्रभाव उन पे पड़ता है, और वो जिनके लोगों के साथ मिलते हैं, जिन लोगों के साथ वो लोग मिलते हैं, वो उनके साथ भी क्या करते हैं, बिहेव रूड ही करते हैं, और ये चीज़ ऐसे ही फैलते जाती है। और समाज जो है हमारा आज उन चीज़ों से घिर चुका है। आज आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा यू हार्डली फाइंड एनी पीपल हु आर सॉफ्ट स्पोकन, and when we find such people we are very amazed कि wow how soft spoken this person is. Otherwise generally people are very rude towards each other, very impolite, very less generous towards each other. They try to just use such kind of language which hurt people, and then hota kya hai, the effect goes around. It is the world is a circle. What goes back comes back. जो हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। हम किसी से रूड बिहेव करेंगे तो कोई और भी हमें मिलेगा जो हमसे रूड बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो चेन है ये हमने ही बनाई है। अगर ये चेन को तोड़ना है तो इट इज़ वी हु नीड्स टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू ब्रेक दिस चेन, अदरवाइज़ ये चेन ऐसे ही चलेगी। इस चेन को अगर तोड़ना है तो हमें ऐसे ही, हमें यहाँ से शुरुआत करनी है कि हम पोलाइटली बिहेव करना शुरू करें, तो वो चेन फिर वापस बनेगी, और फिर जब हम किसी से मिलेंगे तो शायद कोई ना कोई ऐसा होगा कि पोलाइट बिहेव हमसे करे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चेन होती है बच्चों डिसकर्टेसी की, जो चलती है, और आज हमारा समाज पूरे उस तरीके से घिरा हुआ है। तो ये जो है ये पार्ट 1 यहाँ तक का हमने किया है। ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, खाली मैंने इसको थोड़ा क्रिएटिवली बॉक्स में और कलरफुल इमेजेस के साथ इसको पुट इन करने की कोशिश किया है। बाकी ये सब आपके टेक्स्ट बुक की लाइन्स है जो हम पढ़ रहे हैं,
और जो हार्ड वर्ड्स है उसको मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट किया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे ईमेल अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू। इसका जो पार्ट 2 है ये मैं अलग तरीके से रिलीज़ करूँगी, अदरवाइज़ फाइल साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स वेट फॉर द पार्ट 2। बाय बाय, गॉड ब्लेस।